टॉपिक का नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। दो छोटे छोटे डिपेंडेंट टॉपिक हैं। एक तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर आर और एल हो, वो भी सीरीज में। जो दूसरा टॉपिक होगा वो एक ऐसा टॉपिक होगा जिस सर्किट के अंदर आर और सी हो, वो भी सीरीज में। ठीक है, जो हम 2 या 3 दिन के बाद करेंगे वो होगा एल और सी का कॉम्बिनेशन। वो थोड़ा सा अलग व्यू है, उसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहला है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस हमें रिजल्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है और बस। सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम, यहां पर तो लगा दिया मैंने रेजिस्टर। इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है आर। यहां पर लगा दिया मैंने इंडक्टर, और इंडक्टर का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसको मैं लिखता हूं एल से। यहां पर मैंने जोड़ दिया इसको एसी सप्लाई के साथ, ये एसी सप्लाई है। और ये जो रेजिस्टर है, यहां पर जो करंट है और यहां पर जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम है। अब करंट यहां से फ्लो करके यहां तक जाएगा, आरएमएस वैल्यू भी यहां, पीक वैल्यू भी यहां। तो मैंने करंट की डायरेक्शन तो रेजिस्टर के लिए आई यहां पर बना ली और इस इंडक्टर के लिए भी यहीं पर बना ली, जैसे कि हमने कल किया था। अब तुमने एक लोअर क्लासेस में वही बात पढ़ी कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो करंट की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। पोटेंशियल का मतलब इसके अंदर ईएमएफ, इसके अंदर जो ईएमएफ होगा उसको हम वीआर से लिखेंगे, वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वीआर। और जो वीआर है उसकी वैल्यू वही है जो कल होती थी आई नॉट आर। इसका मतलब यह हुआ कि एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली के केस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में थे, इसलिए मैंने इसको पैरेलली ऐसे बना लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो जीरो है, एंगल जीरो है दोनों के बीच में। अब यहां पर इंडक्टर का केस है। इंडक्टर के केस में जो ईएमएफ होता था, जो पोटेंशियल होता था, वो हमेशा करंट को लीड करता था। तो इसलिए इसका जो फेजर है वो हम ऐसे बनाते थे। अब इसको मैं बोलता था VL, और ये जो VL है इसकी वैल्यू होती थी I नॉट XL के बराबर। और यहां पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होता था। मतलब यह है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, उसके केस में जो ईएमएफ है वो होता था 90 डिग्री आगे और जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे होता था। यही चीज हमने कल करी थी, यही चीज आज करी है एज इट इज। अब यहां पर हम ईएमएफ देंगे और यहां से हमें करंट मिलेगा। हम सीधा आते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट हमारा इंपीडेंस का होता था। अब यहां पर कमी किस चीज की है? कैपेसिटर की। कैपेसिटर लगा दिया तो आरएलसी सर्किट बन जाता था, लेकिन कैपेसिटर नहीं लगाया तो ये आरएल सर्किट है। ठीक है, और अगर मैं इस इंडक्टर को हटा के कैपेसिटर लगा दूं तो वो आरसी सर्किट है। बस नाम चेंज हो गए, बाकी उसका जो इंपीडेंस है फॉर्मूला तो नहीं रहेगा। इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। यही होता था आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस। आरएलसी सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसका फॉर्मूला। लेकिन यहां पर आर है, एल है, एक्सएल है, लेकिन एक्ससी कहां से लाओगे? एक्ससी तो तब आता ना जब सी होता, कैपेसिटर होता तो उसका कैपेसिटेंस होता, तो उसके अंदर करंट जाता, तो उसका रेजिस्टेंस ऑफर होता। एक्ससी की वैल्यू को तो तुम जीरो पुट करोगे। एक्ससी की वैल्यू को जैसे ही तुम जीरो पुट करोगे, इंपीडेंस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये है इंपीडेंस आरएल सर्किट का। ठीक है, उसके बाद है टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई का जनरल फॉर्मूला होता था एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। लेकिन यहां पर भी तो एक्ससी की वैल्यू जीरो है क्योंकि कैपेसिटेंस ही नहीं है। तो एक्ससी की वैल्यू को जैसे ही तुम जीरो पुट करोगे तो यह आ जाएगा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। यहां पर कहीं पर भी माइनस नहीं आया कल की तरह, तो इसका मतलब टेंजेंट फाई क्या हुआ? पॉजिटिव। टेंजेंट फाई पॉजिटिव होने का मतलब एक ही है, जो फाई है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होने का मतलब है जो फाई है, फाई के केस में जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ हमेशा ऊपर बनेगा। मतलब जो एंगल है फाई वो ऊपर बनेगा।
ठीक है। और अगर फाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो ये वाला एंगल नीचे बनता। अब वो कैसे बनता वो फेजर डायग्राम के अंदर पता चलेगा, वो भी बनाएंगे, लेकिन पहले इसको नोट करो। उसके बाद बात है इसके फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम भी बहुत ही सिंपल है, जो मैंने कल डिस्कस किया ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले तो तुम बनाओगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके बाद तुम बनाओगे यहां पर सबसे पहले करंट की डायरेक्शन। करंट यहां पर लेफ्ट टू राइट है, तो यहां पर करंट का फेजर बन जाएगा आई नोट, ऐसे, ठीक है। फिर तुम्हें यह देखना है कि फाई की वैल्यू क्या है। फाई की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो ईएमएफ है वो लीड करेगा। फाई ऊपर बनेगा, ऊपर तब बनेगा जब तुम ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ का फेजर ऐसे बनाओगे। अप्लाइड ईएमएफ का फेजर ई नोट है और ये फाई एंगल यहां पर बन रहा है। अगर तुम फाई एंगल यहां पर बनाओगे तो ही वो पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आरएल सर्किट के अंदर अप्लाइड ईएमएफ हमेशा करंट को लीड करेगा। करंट होगा लैग और ईएमएफ होगा लीड, ठीक है। अब यहां पर बात है इसके अलोंग वीआर और इसके अलोंग वीएल। वीआर की वैल्यू करंट की डायरेक्शन में ही है, तो वीआर की वैल्यू करंट की ही डायरेक्शन में तुम बनाओगे और ये रिप्रेजेंट हो जाएगा वीआर, ठीक है। उसके बाद है वीएल। वीएल होगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड, तो वीएल की वैल्यू ऐसे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये जो वीआर है इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और वीएल की थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी होनी चाहिए। तो तुम वीएल को यहां तक भी बना सकते हो ऐसे। इस चीज का तुम ध्यान रखना जब तुम कॉपी पे बनाओगे, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा होगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा क्योंकि सीरीज के अंदर है। तो यहां पर वी आर का जो फेजर बनाओगे वो बड़ा बनाओगे और वीएल का फेजर थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा बनाओगे। क्लियर है ये चीज। अब यहां से मेन कंक्लूजन तुम्हें देखना है, फाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब आरएल सर्किट के अंदर ईएमएफ लीड करेगा और करंट लैग करेगा विद द फेज एंगल फाई, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है, बनाओ इसको। उसके बाद है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। यहां पर आएगा कैपेसिटेंस। अब बात है आरसी सर्किट की, तो यहां पर ये जो चेंज होगा वो चेंज मैं यहां पर बना रहा हूं। यहां पर तुम लगाओगे कैपेसिटर और कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर के अंदर भी जो करंट है वो ऐसे ही फ्लो करेगा इन द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। लेकिन यहां पर फर्क है, यहां पर कैपेसिटर के साथ एसी सर्किट कंटेनिंग हमने कैपेसिटेंस वाला किया था, जो करंट है वो लीड करता था, ईएमएफ लैग करता था। तो अगर ईएमएफ लैग करेगा तो ईएमएफ का फेजर तो नीचे बनेगा। तो यहां पर ये है वीसी, और ये जो वीसी है इसकी वैल्यू होती थी आई नोट एक्ससी, ठीक है। और ये कितने एंगल से डिफर करता था, 90 डिग्री से डिफर करता था। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली के अंदर जो ईएमएफ है वो लैग करेगा, करंट लीड करेगा बाय द फेज एंगल 90 डिग्री, ठीक है। वही बात इसके अंदर भी वैलिड है, यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि सीरीज के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर चेंजेस क्या क्या आएंगे, इंपीडेंस निकालना है आरसी सर्किट का, तो अब की बार एक्सएल की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इंडक्टर तो है नहीं, एक्सएल की वैल्यू 0। जब तुम एक्सएल की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये तो खत्म हो गया, ये बच गया माइनस एक्ससी का स्क्वायर, और माइनस एक्ससी का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा, प्लस एक्ससी का स्क्वायर। ये हो जाएगा इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। अब बात है फाई की, टेंजेंट फाई का फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। एक्सएल की वैल्यू को दोबारा यहां पर तुम 0 पुट करो, एक्सएल की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो यहां पर आ जाएगा एक्ससी, लेकिन विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव तो आएगा। टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई नेगेटिव, टेंजेंट फाई की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है फाई की वैल्यू नेगेटिव, और फाई बन जाएगा नीचे। अब उसका जो फेजर डायग्राम है उसके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आएगा, यहां पर ये एक्स है, ये वाई है। सबसे पहले करंट, और करंट है लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर मैंने फेजर बना दिया करंट का, और ये है आई नॉट। अब यहां पे फाई की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब फाई नीचे बनेगा, मतलब जो ईएमएफ का जो फेजर है वो तुम ऐसे बनाओगे ई नॉट, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा फाई। फाई का नेगेटिव होने का मतलब यही है, फाई नेगेटिव है, इसका मतलब कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है,
आरसी सर्किट के अंदर करंट अब की बार लीड कर गया और ईएमएफ क्या कर गया, लैग। ठीक है, अब बात है वी आर और वीसी की। वी आर तो तुम उसी डायरेक्शन में बनाओगे जिस डायरेक्शन में करंट है, और वीसी बनाओगे तुम नीचे। और इस बात का ध्यान रखना, वी आर का जो फेजर है वो थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा होना चाहिए, वीसी का फेजर थोड़ा सा लेंथ में कम होना चाहिए। उसी हिसाब से ही तुम इसको एडजस्ट करोगे। ठीक है, इसका मेन रिजल्ट क्या है, इसका मेन रिजल्ट ये है कि आरसी सर्किट के अंदर करंट करता है लीड और ईएमएफ करता है लैग। और ये लास्ट में लिख लेना तुम। ठीक है, पूरा एज इट इज उतारो। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, बिल्कुल ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इस टॉपिक को करवाने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना, लेकिन किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। और ये कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, हाफ CV स्क्वायर, इतनी करता है। एनर्जी डेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं और वो आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u से लिखते होते थे और इसका फॉर्मूला आता था हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी और ये एनर्जी डेंसिटी। अब बात कैपेसिटर की नहीं है, अब बात है इंडक्टर की। इंडक्टर है तो इंडक्टर का काम भी वही है जो कैपेसिटर का, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, इसका काम ही एनर्जी को स्टोर करना है, लेकिन किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब एनर्जी कितनी स्टोर करता है, वो है हाफ एज इट इज रहेगा। कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, तो यहां पर इंडक्टर के लिए क्या आना चाहिए, इंडक्टेंस। यहां पर V का स्क्वायर है, यहां पर करंट का स्क्वायर रहेगा, हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब यहां पर एनर्जी डेंसिटी कितनी स्टोर्ड होगी, उसको हम छोटे u से लिखते हैं और उसका फॉर्मूला होता है B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में, ना ही कहीं और, बस तुम्हें याद रखना है। और ये चीज, इसका यूज हम 5th यूनिट के अंदर भी कर चुके हैं, याद है क्या ये चीज, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका सीधा सीधा यूज हुआ था, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर और ये है एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। क्लियर, एक बार ये नोट करो, फिर हम इस चीज की डेरिवेशन करेंगे। कर लिया, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जब हम इंडक्टर का केस करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है इंडक्टर के केस में, और वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू -L di/dt। ये फॉर्मूला आता होता है। E का मतलब एनर्जी नहीं है इसमें, E का मतलब क्या होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, -L di/dt। di/dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, L का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट, और E का मतलब ईएमएफ, वो भी इंड्यूस्ड। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके आगे एक नेगेटिव साइन आता था, और नेगेटिव साइन आने का मतलब ये है कि जब किसी भी सर्किट के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा तो उसी सर्किट के अंदर वो ईएमएफ को इंड्यूस करवाएगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते थे। ठीक है, और यही ईएमएफ उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा, और उस अपोज का मतलब है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन सिर्फ अपोज दिखाता है कि ईएमएफ जिसके कारण आया उसी का अपोज करेगा। तो इस नेगेटिव साइन को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। तो E की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, L di/dt। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सीधा फॉर्मूला यूज करना है पावर का। वी नो दैट
पावर का एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू में करंट, लोअर क्लासेस में पढ़ा है। वोल्टेज का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके अंदर, तो यहां पर पावर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू में करंट। पावर को क्या हम 9th क्लास की नॉलेज की हेल्प से dw by dt लिख सकते हैं क्या? रेट ऑफ वर्डन इज कॉल्ड पावर। तो मैंने पावर को लिख दिया dw डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि रेट ऑफ वर्डन ही पावर होता है। और यहां पर ये जो E है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, इसकी वैल्यू को सीधा यहां पर पुट कर दो, L di बाई dt, और ये I पहले से था। क्या ये स्टेप आया समझ में? मैंने P को dw by dt लिख दिया और E की वैल्यू को सीधा यहां पर उतार लिया और I की वैल्यू एज इट इज। अब होगा क्या, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर dw की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? Li di। ठीक है, अब यहां पर d के आगे I है और यहां पर dw है, लेकिन मुझे dw नहीं चाहिए, w चाहिए, तो क्या करें? इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन और यहां पर Li di का इंटीग्रेशन। यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? I के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो लिमिट होगी वो किसकी होगी? I की होगी, जब सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है और जब सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट हो, क्योंकि इनिशियल से फाइनल वैल्यू ही होती है लिमिट। इनिशियल वैल्यू का मतलब t इज इक्वल टू 0 के ऊपर करंट, और वो तो था 0, और फाइनल वैल्यू का मतलब है t इज इक्वल टू t टाइम के ऊपर करंट, और वो है I। ये करंट की लिमिट मैंने यहां से देख के लगाई है, d के आगे I है इसलिए। अब dw का इंटीग्रेशन w, L वैसे ही कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट है, उसको ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा? I, 0 से लेकर I और ये di। अब I का I के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? I स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 से लेकर I। ठीक है, I को I पुट करो और I को 0 पुट करो, सॉल्व करने के बाद W की वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0, क्योंकि I की जगह पर I माइनस I की जगह पर 0। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया? हाफ Li स्क्वायर। यही वर्डन इंडक्टर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, हाफ Li स्क्वायर। क्लियर? ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ये तीनों एक जैसे टॉपिक है। लिखो इसको। अब लिखो क्वेश्चन। सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं, तुमने लिखे हुए हैं, इंपीडेंस, टेंजेंट फाई, आई नॉट, वी नॉट, सब कुछ लिखा रखा है मैंने। अब लिखो, अ रेजिस्टर ऑफ, ये आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन है, अ रेजिस्टर ऑफ 12 ओम कोमा, अ रेजिस्टर ऑफ 12 ओम कोमा, अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, a capacitor of reactance 14 ohm 14, and the pure inductor of inductance, and the pure inductor of inductance 0.1 Henry, 0.1 Henry are joined in series, and placed across 200 volt, 50 hertz AC supply, 200 volt, 50 hertz AC supply, full stop। लिख लिया अगर? Calculate number 1, current in the circuit, current in the circuit। इसमें ना तो ये गिवन है कि आरएमएस करंट निकालना है या फिर पीक वैल्यू निकालनी है करंट की, तुम आरएमएस निकालोगे। ठीक है, अगर गिवन ना हो ना कि आरएमएस या पीक, तो तुम आरएमएस ही निकालोगे, और साइड में अगर पीक निकालो तो अच्छी बात है। ठीक है, दोनों भी निकाल सकते हो तुम। नंबर 2, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज एंगल बिटवीन करंट
एंड वोल्टेज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसके अंदर एक हिंट गिवन है, पाई की वैल्यू तुम्हें 3 लेनी है, ये हिंट है। 22/7 नहीं 3 करो। देखो रेजिस्टर ऑफ 12 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है, अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस तुम्हें XC गिवन है, एंड अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी। हेनरी के अंदर क्या होता है, XL होता है या फिर L होता है, L है। इसमें पजल मत हो जाना बस, ठीक है, कि तुम्हें क्या गिवन है क्या नहीं है। अक्रॉस एट 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, EV की वैल्यू तुम्हें गिवन है 200 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है तुम्हें 50 हर्ट्ज। कई बार इस फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं भी होता, ठीक है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, करंट तो दो तरीके से हो सकते हैं, IV और I0। IV निकाल लो पहले, और IV का एक ही फॉर्मूला है EV डिवाइडेड बाई Z, क्योंकि RLC सर्किट है। RLC सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम इंपेडेंस बोलते हैं, और यहां पर अगर I0 निकालना है तो E0 डिवाइडेड बाई Z। अब EV तो तुम्हें गिवन है और वो कितना है 200, बात तो Z की है। Z क्या है, इंपेडेंस, और इंपेडेंस RLC सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। R की वैल्यू तुम्हें गिवन है, XC की वैल्यू तुम्हें गिवन है, XL गिवन नहीं है। XL को तुम्हें साइड में निकालना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई न्यू L। फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, XL की वैल्यू निकाल लेना। XL की वैल्यू सीधी यहां पर पुट करके तुम Z की वैल्यू निकालना, ठीक है। Z की वैल्यू को फिर सीधा यहां पर पुट करके तुम IV निकालना, और यहां पर EV को तुम E0 में कन्वर्ट कर लेना, आता ही है EV इज इक्वल टू E0 बाई √2। E0 की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करके Z की वैल्यू को पुट करके I0 निकाल लेना, ठीक है। अब यहां पर फेज एंगल निकालना है तुम्हें करंट और वोल्टेज के बीच में, फाई निकालना है। टेंजेंट फाई का एक ही फॉर्मूला होता है XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। XL तो तुम यहां से निकाल ही चुके होगे, XC तुम्हें गिवन है, R तुम्हें गिवन है, फाई की वैल्यू निकाल लो। और जरूरी नहीं है कि फाई की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री, कोई जरूरी नहीं है, पॉइंटों में भी आ जाए तो तुम फाई की वैल्यू निकालने के लिए टेंजेंट को उधर ले जाना, टेंजेंट इनवर्स में, वो भी तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? इसका आंसर है करंट का आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का तो है 10 एंपियर, और फाई की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स 1.3, टेंजेंट इनवर्स 1.3। लिखो नेक्स्ट, बिल्कुल एज इट इज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस एल की जगह पर सी है। अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड, अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड एंड अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल का मतलब इंडक्टर, एंड अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm, 50 ohm are connected in series, are connected in series, सॉरी ये ऐसे नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। A capacitor of 100 microfarad and a coil of resistance 50 ohm and inductance 0.5 Henry and inductance 0.5 Henry are connected in series, are connected in series with a 110 volt, 50 hertz source, 110 volt, 50 hertz source, full stop. Calculate the RMS value of current in the circuit. Calculate the RMS value of current in the circuit. लिख लिया? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो कॉइल है ना वो इंडक्टर नहीं है,
कोयल रेजिस्टर है, ठीक है। तो तुम्हें आर की वैल्यू तुम्हें गिवन है 50, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, अगर इंडक्टर होता तो वो उसका देता अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 50 ओम, ठीक है। इंडक्टेंस का मतलब ये सेल्फ, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एक्सएल को क्या बोलते होते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन होता, लेकिन रेजिस्टेंस गिवन है तो ये आर है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, आईवी निकालने का वही टेक्निक है, एज इट इज करो। अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफेराड, तुम्हें कैपेसिटेंस गिवन है, एंड अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, तुम्हें रेजिस्टेंस कॉइल का गिवन है, कॉइल इसके अंदर है रेजिस्टर, तो उसका रेजिस्टेंस आर तुम्हें गिवन है 50 ओम। अगर ये होता एक कैपेसिटर या इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस तुम्हें गिवन होता, ठीक है, तो रेजिस्टेंस गिवन है तो इसका मतलब वो आर है, एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, एल की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है, इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 110 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है 50 हर्ट्ज, और ईवी की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी है, 110। 311 गिवन होती ना, 311, तो वो ई नॉट होता, ठीक है, बाकी सारी ईवी में आती है। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तुम्हें आई वी कैलकुलेट करना है, आई वी निकालना है तो फॉर्मूला तो वही है, ईवी डिवाइडेड बाई जेड, ओहम्स लॉ। ईवी की वैल्यू तो तुम्हें पता है 110 है, बात तो जेड की है, आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस, और वो कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। आर की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है 50, एक्सएल और एक्ससी तो नहीं पता, एक्सएल की वैल्यू तुम निकालोगे 2 पाई न्यू एल से, और एक्ससी की वैल्यू तुम निकालोगे 1/2 पाई न्यू सी से। निकाल के यहां पर एल और सी तुम्हें दोनों ही पता है, तो पाई की वैल्यू 22/7, न्यू की वैल्यू 50, सब पुट करके एक्सएल और एक्ससी निकाल के यहां पर पुट करना, इंपीडेंस आ जाएगा, इंपीडेंस को यहां पर पुट करना, करंट आ जाएगा, ठीक है। करंट का आंसर लिख लो 0.816 एम्पियर। लिख लिया, सारे न्यूमेरिकल इससे नीचे नीचे ही हैं, जो टॉप मोस्ट जो मुश्किल न्यूमेरिकल था कैलकुलेशन वाला वो यही है, सारे न्यूमेरिकल इससे नीचे है, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल करने इसकी, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।